नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है डिजिटल बुलेटिन का, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा बिहार के राजनीतिक कैनवास पर बड़ा आकार लेकर उभरे थे, लेकिन मौजूद वक्त में जो तस्वीर उभरी उसमें उनके समर्थक ये मानते हैं कि कुशवाहा ठगे गए। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा सियासत की नई राह तलाशने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार की राजनीति के नए मौसम वैज्ञानिक से रूबरू कराएंगे। इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियों और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हैं। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए तो उनसे मुलाकात के लिए बिहार बीजेपी के कई नेता पहुंचे। सूत्र बता रहे हैं कि एम्स में भर्ती उपेंद्र कुशवाहा का मन टटोलने के लिए बिहार बीजेपी ने अपनी ओर से पहली चाल चली है। जाहिर है दूसरी चाल कुशवाहा को चलनी थी, सो उन्होंने भी एक सुर में सीधा निशाना नीतीश कुमार पर साध दिया कि नीतीश भी कमजोर हुए हैं, जेडीयू भी कमजोर हुआ है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। जब इस बारे में उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी नेता के साथ मुलाकात का ये मतलब निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, ये गलत है। संपर्क की बात इस अर्थ में कही जा रही है कि बीजेपी के नेताओं से हमारी पार्टी का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी जेडीयू 2-3 बार बीजेपी के संपर्क में गई और फिर संपर्क से बाहर हो गई। पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है वो करती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमसे कुछ मत पूछिए, छोड़ दीजिए उनको, जो उनके मन में आए वो बोलते रहें, उनको बोलने के लिए छोड़ दीजिए। उनकी बात पर हमारी पार्टी का कोई भी आदमी कुछ नहीं बोलेगा। जरा उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए, फिर आए अपने। सर उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है, तो हम तो बाहर है, हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आएंगे तो पूछेंगे क्या मामला है। उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। कुशवाहा का आरोप है कि आरजेडी के लोग किसी बड़ी डील की बात कर रहे हैं। हमने इस डील के बारे में जानना चाहा तो पार्टी में ही हमें कमजोर करने की साजिश रची जाने लगी। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सीएम के करीबी माने जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में जो बयानबाजी का आलम रहा है उससे दोनों की तल्खी खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में ज्यादा दिन के मेहमान तो नहीं लगते, लेकिन इतना तय है कि यहां से विदाई होने पर बीजेपी ही अगला ठिकाना होगा, जिसका इशारा एम्स में बिहार बीजेपी के नेताओं के पहुंचने से मिलने लगा है। बहरहाल इंतजार कीजिए, ये बिहार है, यहां अभी भी सत्ता में नीतीश कुमार हैं। कानून की नजर में गुरमीत राम रहीम इंसान कातिल और रेपिस्ट है, जिसके लिए उसे 20 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की डबल सजा हुई है। क्योंकि हमारा देश कानून से चलता है, यहां कानून का राज है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गुरमीत राम रहीम कानून से बड़ा होने की तैयारी में नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। अब कहने को तो कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार बाबा को खुले हाथों से कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पर रिहाई दे रही है, उसकी दूसरी मिसाल इस देश में कहीं और नहीं मिलती। पिछले 14 महीनों में चौथी बार और 3 महीने में दूसरी बार गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया है और यही बाहर आना अब सवालों को घेरे।
और इस हिसाब अगर इसका लगाया जाए तो सजायाफ्ता रेपिस्ट बाबा अब तक 133 दिन आजाद रहा है। हालांकि हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने एक तरीके से राम रहीम को मिली पैरोल में किसी भी तरह से कानून की अनदेखी करने की बात को इनकार कर दिया है। जेल मंत्री चौटाला का कहना है कि सब कुछ कायदे कानून से हुआ है और कहीं किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी गई, नियमों को कहीं ताक पर नहीं रखा गया। चौटाला कहते हैं कि गुरमीत राम रहीम के परिवार ने इस बार उनके पैरोल के लिए सरकार को अर्जी दी थी, जिसे रोहतक के डिविजनल कमिश्नर को विचार के लिए सौंपा गया और किसी भी दूसरे कैदी की तरह ही पैरोल हासिल करना राम रहीम का भी अधिकार है और 3 से 5 साल की सजा पूरी होने के बाद कोई भी कैदी अपना हक मांग सकता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कही है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने आप को इस पूरे मामले से यानी कि राम रहीम को पैरोल मिलने की बात से खुद को अनजान बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राम रहीम को इतनी आसानी से और बार बार पैरोल मिलती कैसे है और वो क्या बहाने बनाकर जेल से बाहर आ जाता है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरा क्रम बताते हैं कि गुरमीत राम रहीम को कब और क्यों पैरोल या फरलो मिली और जेल से वो कब बाहर आया। फरवरी 2022 पहली बार 21 दिन की पैरोल बीमार मां को देखने के लिए गुरमीत राम रहीम को मिली और इसके बाद जून 2022 दूसरी 30 दिन की पैरोल अपनी गोद ली हुई बेटी की शादी के लिए गुरमीत राम रहीम को मिली और एक बार फिर वो जेल से बाहर आया। इसके बाद अक्टूबर 2022 तीसरी बार 40 दिन की पैरोल अपने खेतों की देखभाल करने के लिए गुरमीत राम रहीम को मिली, खेतों की देखभाल करने के लिए। जनवरी 2023 चौथी बार 40 दिन की पैरोल शाह सतनाम की जयंती मनाने के लिए अब गुरमीत राम रहीम को दी गई है और यहीं से सवाल सरकार पर भी खड़ा हो रहा है। अब सवाल यह है कि ये पैरोल या फरलो मिलती कैसे है जिससे गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर निकल आता है। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है और इसको भी आप सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि आखिर ये पैरोल होती क्या है, ये फरलो होती क्या है और कैसे कब कोई कैदी ये अप्लाई करता है। पैरोल सजा पूरी होने से पहले गुनहगार को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई होती है, जिसके लिए अच्छा व्यवहार भी एक शर्त मानी जाती है और इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए कुछ जरूरी वजह बतानी पड़ती है और सरकार ही इसका आखिरी फैसला करती है। सरकार, और इसीलिए सरकार सवालों के घेरे में। क्या होती है फरलो? जबकि फरलो जेल में लंबे वक्त से सजा काट रहे कैदियों को दी जाने वाली एक छुट्टी है जिसका वजह से कोई सीधा लेना देना नहीं होता और इसे एक कैदी का एक तरीके से अधिकार माना जाता है। फरलो और पैरोल, इन्हीं दो हथियारों का सहारा लेकर, सुविधाओं का सहारा लेकर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आता रहा। पैरोल सजा पूरी होने से पहले गुनहगार को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई होती है जिसके लिए अच्छा व्यवहार भी एक शर्त मानी जाती है और इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने के लिए कुछ जरूरी वजह बतानी पड़ती है और सरकार इस पूरे मामले में आखिरी फैसला करती है। अब इसीलिए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल पूछे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले साल अपने पैरोल से जुड़े कानून में भी कुछ तब्दीली की और ऐसे में सवाल ये उठने लगे कि कहीं सरकार ने जानबूझकर राम रहीम को फायदा पहुंचाने के लिए तो अपने कानून में तब्दीली नहीं की। पैरोल को लेकर 11 अप्रैल 2022 में हरियाणा सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसका नोटिफिकेशन भी 19 अप्रैल को जारी किया गया और इसके बाद से ही डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम को जल्दी जल्दी पैरोल मिलने लगी। एक और बात कि हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मानती। हाईकोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई है, लेकिन भविष्य में राम रहीम को किसी तरह अगर कोर्ट हार्डकोर क्रिमिनल घोषित भी कर देती है तो उसे कुछ शर्तों के साथ पैरोल मिल जाएगी। जबकि 1988 से लेकर नए कानून के बनने तक यानी कि 34 सालों के बीच किसी हार्डकोर क्रिमिनल को पैरोल या फरलो देने के लिए कानून नहीं था। लेकिन 2022 में इस नए कानून में कुछ शर्तों के साथ पैरोल
मिल सकती है। शायद यही वजह है कि नए 2022 वाले कानून को संत गुरमीत राम रहीम के लिए बेहद आसान कहा जा रहा है और राम रहीम इतने गुनाहों के बाद भी आसानी से जेल से बाहर आ रहा है। यानी कि सब कुछ हो रहा है जो गुरमीत राम रहीम चाहता है। वो एक बार फिर जेल से बाहर है और वो लोग डरे हुए हैं जिनके गुनाहों का इल्जाम गुरमीत राम रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को झटका लगा है। मामला है इमरान खान की सीक्रेट बेटी टेरियन खान वाइट का। इमरान के खिलाफ दायर एक याचिका में कहा गया है कि इमरान खान ने अपने नामांकन पत्र में अपनी कथित बेटी का खुलासा नहीं किया है। वो अब सच्चे और विश्वसनीय नहीं रहे, इसलिए उन्हें संविधान के तहत अयोग्य घोषित किया जाए। कोर्ट ने इमरान खान को 27 जनवरी तक इस पर अंतरिम जवाब देने का आदेश दिया है। अब आप जानना चाहेंगे कि कौन है टेरियन खान वाइट। इमरान खान के बारे में तो जानते ही होंगे, या इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो उनकी 3 शादियों का जिक्र मिलेगा। पहली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से, दूसरी शादी रेहम खान से और तीसरी शादी बुशरा बीबी से। लेकिन इमरान खान के बारे में एक और रहस्य चर्चाओं में रहा है, वो ये कि इमरान खान पहली शादी से पहले ही पिता बन गए थे। हालांकि इमरान कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते। जानकारी के मुताबिक ये बात साल 1987-88 की है, जब इमरान मैच के सिलसिले में इंग्लैंड दौरे पर गए थे। तब पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर रहे इमरान की मुलाकात सीता वाइट से लंदन के एक नाइट क्लब में हुई थी। सीता इटली की रहने वाली थी और शादीशुदा भी। खबरें बताती हैं कि दोनों के बीच मोहब्बत हुई और लगभग 3 साल तक अफेयर चला। इसी दौरान सीता प्रेग्नेंट हुई थी। एक दावा ये भी किया जाता है कि सीता की प्रेगनेंसी के बारे में इमरान जानते थे और वो बेटा चाहते थे, लेकिन डिलीवरी से पहले ही जांच में इमरान को पता चल गया कि बेटी है। इमरान ने एबॉर्शन करवाने को कहा, लेकिन सीता नहीं मानी और इसी वजह से इमरान ने रिश्ता खत्म कर दिया। सीता ने इसे लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ी और कैलिफोर्निया की एक अदालत ने इमरान को टेरियन खान वाइट का पिता घोषित कर दिया। हालांकि अभी भी इमरान टेरियन को अपनी बेटी नहीं मानते हैं। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। 2018 में पीएम बनने से पहले इमरान खान ने जो नॉमिनेशन फाइल किया था, उसमें टेरियन वाइट का कहीं जिक्र नहीं था। विपक्ष ने इसे लेकर इमरान खान को टारगेट किया और मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म भूला को लेकर लगातार छाए हुए हैं। अजय देवगन ने अपनी फिल्म दृश्यम 2 की सफलता के रिकॉर्ड बनाए थे और भूला से भी इन्हें पूरी उम्मीदें हैं और इसीलिए ये लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। फिल्म को लेकर चर्चा भी हर तरफ है। अभी तो सिर्फ टीजर रिलीज किए जा रहे हैं। फिल्म से जुड़ी हर अपडेट पर फैंस की पूरी नजर रहती है। अब मेकर्स ने भूला का दूसरा टीजर रिलीज किया। इसे देखकर हर कोई अजय के किरदार की जमकर तारीफ कर रहा है। इससे पहले तब्बू को दिखाया गया था। भूला में एक बार फिर तब्बू के साथ अजय देवगन की जोड़ी दिखेगी। माना जा रहा है ये अब बॉलीवुड की हिट जोड़ी बन चुकी है। खास बात है दृश्यम में भी दोनों एक साथ थे और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। दृश्यम में तब्बू पुलिस अफसर के किरदार में थी, तो वहीं भूला में भी तब्बू एक धाकड़ पुलिस अफसर के किरदार में खाकी वर्दी में अपना दम दिखाती नजर आएगी। अजय देवगन के लुक्स की इस टीजर में खूब तारीफ हो रही है। उनका लुक्स बड़ा ही जबरदस्त और पतला है। हाथ में गीता और माथे पर भस्म लगाए एक कैदी के तौर पर बड़े ही स्ट्राइकिंग लुक्स में वे दिख रहे हैं। अजय का जबरदस्त एक्शन इस टीजर में देखने को मिल रहा है, जो ये बताता है कि अजय की एंग्री लुक्स इस फिल्म में देखने को मिलेगी। इस फिल्म का टीजर देखकर अजय के फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 30 मार्च को भोला सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि एक्टर के साथ अजय ने डायरेक्टर की कुर्सी भी संभाली है। भोला को लेकर के उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं और हो भी क्यों ना, अजय का लक लगातार उनका साथ भी दे रहा है। शाहरुख खान की पठान हिट होती है या फ्लॉप, लेकिन एक बात तो है कि शाहरुख की ये सबसे चर्चित फिल्मों में से एक रहेगी। कभी विवाद तो कभी कोई और खबर। अनाउंसमेंट के बाद लगातार फिल्म सुर्खियों में रही। अब रिलीज से ऐन पहले लगातार खबरें आ रही हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इस बात पर फिल्म से जुड़े लोग, शाहरुख के फैंस के साथ बॉलीवुड के सितारे भी काफी खुश हैं।
हाल ही में अजय देवगन ने भी खुलकर पठान की एडवांस बुकिंग पर अपनी खुशी जाहिर की है। जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूं और मैं सभी को यही कहता हूं कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। फिल्म को लेकर चाहे कई विवाद रहे हो, लेकिन रिलीज से पहले इसको दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद घंटों में ही 50,000 से ज्यादा टिकट ऑनलाइन बुक हो चुके हैं। बुकिंग एप्स पर पठान के टिकटों को लेकर के जबरदस्त क्रेज है। शाहरुख के फैंस की जैसे बाढ़ आ गई है। टिकटें हाथों हाथ बिक रही हैं। मेट्रो सिटीज की बात करें तो यहाँ ज्यादा तेजी देखी जा रही है। दिल्ली और एनसीआर के कुछ सिनेमा हॉल्स में तो रात के शोज भी हाउसफुल जा रहे हैं। 4 साल के बाद शाहरुख लौट रहे हैं और इसे लेकर शाहरुख के फैंस सुपर एक्साइटेड हैं। पठान इस साल की पहली सबसे बड़ी मल्टी स्टारर मानी जा रही है और माना जा रहा है कि चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन पठान बॉलीवुड की फ्लॉप्स की मार का दर्द भुला देगी। वहीं अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट की बात करें तो 50,000 टिकट्स बिकने की बात सामने आई है। इशरात फिल्म्स ने भी पठान की टिकटों की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग को लेकर के जो आंकड़े शेयर किए थे, उसमें 20 जनवरी से एडवांस बुकिंग शुरू होने की बात कही गई थी और बम्पर एडवांस बुकिंग लगातार चल रही है। पठान शाहरुख के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। किंग खान के स्टेटस के लिए ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है। 4 साल बाद शाहरुख का आना, फिल्म को लेकर के तमाम विवाद और उसके बीच एडवांस बुकिंग को लेकर किए जा रहे रिकॉर्ड्स की बातें, अगर इसमें सच्चाई है और फिल्म बम्पर सुपरहिट रहती है तो ये कई लोगों का मुंह बंद कर देगी। गोल्डन ग्लोब के बाद अब राजामौली की आरआरआर ऑस्कर्स की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसे लेकर के भारतीय सिनेमा से जुड़ा हर शख्स खुश है। लेकिन जैसा कि राजामौली ने गोल्डन ग्लोब में अवार्ड लेने के बाद ये साफ कह दिया था कि ये बॉलीवुड की या फिर हिंदी फिल्म नहीं है, ये सिर्फ साउथ इंडिया की तेलुगु फिल्म है। इस बयान को कई तरीके से देखा गया। असलियत ये हो सकती है कि ये साउथ सिनेमा की फिल्म है, लेकिन एक बड़े फिल्मकार के तौर पर जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजामौली के इस बयान को अहंकार के तौर पर लिया गया है। ऐसे में अजय देवगन ने जब ये कहा कि अगर ऑस्कर्स मिलता है तो ये सबके लिए खुशी की बात है, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है और ये समझना चाहिए कि दरअसल पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को सम्मान मिलने जा रहा है। हमारी फिल्में, इंडस्ट्री की फिल्में चलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फायदा इंडस्ट्री को होता है। सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज टेकन द फिल्म इंटरनेशनली और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों की बात, तो हमारी इंडस्ट्री एक रिकग्नाइज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है एंड इट्स वी फील प्राउड। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस के जितने नॉमिनेशन मिले और जितने अवार्ड वो जीते, आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा। तो अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खुशी या ये गर्व एक तरफा है, क्योंकि राजामौली का बयान कुछ और साबित कर चुका है। ऐसे में बॉलीवुड या हिंदी अभिनेता जिस खुशी को दिखा रहे हैं, क्या वो सही है या फिर क्या उसका कोई औचित्य है। इससे पहले शाहरुख खान भी ये ट्वीट कर चुके हैं कि अगर ऑस्कर घर आता है तो उन्हें हाथ लगाने दिया जाए। हालांकि इस पर फिल्म के अभिनेताओं ने बहुत ही अच्छी टिप्पणी की थी और शाहरुख से कहा था कि ये अवार्ड सबके लिए है। लेकिन राजामौली का बयान लोग भूल नहीं पा रहे, जिसमें उन्होंने खुलकर ये कहा कि ये बॉलीवुड या हिंदी फिल्म नहीं है। ऐसे में बॉलीवुड या हिंदी फिल्म से जुड़े लोग आरआरआर की सफलता को लेकर के लगातार जो खुशी दिखा रहे हैं, सवाल ये है कि क्या ये एक तरफा है या फिर ये साउथ सिनेमा का दिल जीतने के लिए की जा रही है। खैर, बात जो भी हो, सिनेमा अगर देश का प्रतिनिधित्व करता है तो सम्मान सबके लिए है और अगर बॉलीवुड यहाँ पर ये बड़प्पन दिखा रहा है तो ये स्वागत योग्य है। सिम कार्ड फ्रॉड के बारे में आप लगातार पढ़ते होंगे और सिम कार्ड फ्रॉड क्या है, इस पे हमने वीडियो भी बनाई थी। दरअसल OTP से ज़्यादातर काम होते हैं और अगर गलती से किसी भी तरीके से आपकी OTP किसी और नंबर पे चली गई या फिर आपके नाम पे जो फ़ोन या फिर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर अगर OTP चली गई तो आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो हम इस फ्रॉड के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि बात किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है। तो स्वागत है आप सबका एक नए टेक वीडियो में। मैं मुंजीर अहमद। आज बात करते हैं टैफकॉप की। तो टैफकॉप एक ऐसी वेबसाइट है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने तैयार किया है, यानी भारत सरकार की ही एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इस वेबसाइट पे जा करके अपना नंबर डाल करके ये जान सकते हैं कि आपके नाम पर या आपके आईडी से
कितने सारे सिम्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, यानी कितने सारे जो नंबर्स हैं वो आपके नाम से एसोसिएटेड हैं। तो ये अभी इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन पहले अगर आपका नंबर पहले है, या फिर पहले जब आधार कार्ड या फिर जो पैन कार्ड होता था, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर भारत सरकार का जो वोटर आईडी कार्ड होता है, उसकी फ़ोटोकॉपी करा करके, फ़ोटो ले करके अलग से बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स जो थे वो काम करते थे, क्योंकि किसी न किसी की आईडी ले करके वो उनके नाम पे सिम इशू करवाते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो अभी भी बंद हो गया। वो जो पुराना सिम अगर आपके नाम से किसी को अलॉटेड होगा तो वो चल रहा होगा और आपको पता नहीं होगा। तो अगर उस सिम से कोई स्कैम होता है, उस नंबर से कोई स्कैम होता है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी गतिविधि में वो सिम या फिर वो नंबर पाया जाता है जिससे जो कानून के अगेंस्ट है, तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो टैफकॉप पे जा कर के आपको एक छोटा सा काम करना है, वहाँ फ़ोन नंबर एंटर करना है अपना जो एग्जिस्टिंग है, आप जो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक OTP आएगी, OTP अपने उसी पोर्टल पे एंटर करें। उसके बाद वहाँ पे एक लिस्ट दिख जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड इशू हुए हैं। तो अगर आपको जानकारी है, आपको पता है कि आपने इस नंबर को लिया है, आपके ही नाम से है, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिखते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उसे ब्लॉक कराना होगा। वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का। रिपोर्ट करके वहाँ पे चेक मार्क होता है, जहाँ चेक मार्क करके आप ये बता सकते हैं कि ये नंबर जो है गलत तरीके से किसी और ने लिया है, आपका नहीं है। उसके बाद आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आप कॉल सेंटर पे उस सर्विस प्रोवाइडर टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करके ये बता सकते हैं, या फिर आप जिस कंपनी का सिम है उसके ऑफिस भी विजिट करके अपना नंबर ब्लॉक करा सकते हैं, ताकि आगे इन फ्यूचर कोई परेशानी आपको ना हो। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी जो आपके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको अगर लगता है कि आपके नंबर से कोई सिम इशू नहीं हुआ होगा, तो भी आप जा करके एक बार मेक श्योर कर लें, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप भी चेक करके देखें, शायद जो स्टैट्स है वो थोड़ा सा दिलचस्प हो जाए, क्योंकि कई लोगों को मैंने बताया, उन्होंने चेक किया तो ज़्यादातर लोग ये देख करके शॉक थे कि उनके नाम से कई सारे सिम ऑलरेडी इशूड थे, जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। उनको कुछ पता नहीं था कि वो सिम या फिर वो नंबर उनके नाम से चल रहा है। डिजिटल बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।